ओके। सो पिछले जो हमने लेक्चर अटेंड किया उसमें जो चीज़ें कवर की पहले एक बार वो रिवाइज़ कर लेते हैं। सो पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है वो देखा हमने किस किस तरीके से हमारा एचटीएमएल का जो कोडिंग स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसे होने वाला है। वो 2 पार्टों में बँटा रहेगा, हेड एंड बॉडी। और ये एचटीएमएल जो है वो पूरा टैग बेस पे चलता है। हर टैग जो है वो ओपन होगा और साथ ही साथ वो टैग स्लैश लगने के साथ ही वो क्लोज़ भी होता है। जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है उन टैग्स के बीच में हम लिखते हैं। हमने टेक्स्ट के लिए हेडर टैग्स देख लिए थे, H1 H2 H3 जितने भी हैं। पैराग्राफ टैग देखा था। टेबल भी हमने क्रिएट किया पिछले लेक्चर में, किस हिसाब से हमें टेबल में रोज़ बनाने हैं, कैसे कॉलम बनाने हैं। इसके अलावा अगर इमेज हमें जो है, अगर अपने पेज में अगर हमें इमेज ऐड करना है तो वो कैसे होगा। अगर कोई इंटरनेट का कोई इमेज हमें यूज़ करना है जो किसी दूसरे वेबसाइट पे अगर लिस्टेड है, वो कैसे होगा। और इसके अलावा अगर हमारे ही कंप्यूटर पे अगर कोई इमेज रखा हुआ है तो उसे कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमने कुछ इनपुट भी देखे थे। अगर हमें कहीं नेम एंटर करने के लिए कोई बॉक्स चाहिए तो इनपुट बॉक्स कैसे आ, लाना है, इंसर्ट करना है अपने वेबसाइट में। ईमेल अगर हमें एंटर करवाना है तो कैसे होगा, और पासवर्ड के लिए कैसे होगा। साथ ही साथ कोई बटन जो होता है, अगर हमें एक सबमिट बटन तैयार करना है तो वो कैसे होता है। तो ये बहुत रॉ तरीके से मैंने आपको बताया। और एक सिंपल सी चीज़ जो पूरे एचटीएमएल में है वो ये है कि एचटीएमएल कुछ नहीं है, सिर्फ टैग्स की पढ़ाई है। आपको टैग के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे ढेरों टैग आपको मिल जाएंगे एचटीएमएल के। टीआर टैग, टेबल टैग, सेंटर टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, इमेज टैग, बहुत से टैग्स है। इसके अलावा कैनवास है, आई फ्रेम टैग है। मैं आपको कुछ बताऊंगा वही इसेंशियल जो आमतौर पे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट्स वगैरह को बनाने में। जिन चीज़ों की हम ज़्यादा टैग की यूज़ करेंगे वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा बाकी जो भी होंगे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रैक्टिस करें और वो सीखें। 2 वेबसाइट्स हैं जो W3 स्कूल्स जो मैंने आपको बताया था, वो काफ़ी यूज़फुल है। इस मामले में आप W3 स्कूल से सीख सकते हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, गिग्स फॉर गिग्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए ये बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है। गिग्स फॉर एक एक्चुअली गिग्स फॉर गिग जो है वो एक कम्युनिटी बन गई है इस वक्त। वो सिर्फ बिगिनर्स को नहीं सिखाती। W3 स्कूल्स की बात करूँ तो बिगिनर कोर्सेज इसमें ज़्यादा हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से सीखना चाहते हैं। और गिग्स फॉर गिग्स में क्या है कि ये बिगिनर्स को भी सिखा रहा है। इसके अलावा आज ये गेट जैसे जो हाई लेवल एग्ज़ाम है उनकी भी प्रिपरेशन कराता है। आप अगर कोई आईआईटी वगैरह के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जो भी बेसिकली कोर्सेज हैं, उनको भी आईआईटी के कोर्स कंटेंट जो कॉलेजेस में पढ़ाए जा रहे हैं उस लेवल का भी कंटेंट इस पे आपको मिलता है। तो लेवल 0 से लेकर के लेवल 100 तक का आपका सारा सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने जितना बताया, इसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो एक W3 स्कूल्स का रेफरेंस लेना है। और सेकेंड, गिग्स फॉर गिग्स जो .org जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो इसको पढ़ते भी रहना है ताकि आपको लेट सपोज़ कोई एग्ज़ाम फेस करते हैं एचटीएमएल रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज काम आएगी और इसकी कोडिंग से आप प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसे आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने अब तक जो कुछ टैग सीखे थे, अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ और कुछ नए टैग्स की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, आज जो है मैं कुछ नए टैग्स शुरू करते हैं। जैसे पहला टैग जो है, चलो H1 से शुरू कर, पहले हेडिंग दे देते हैं अपने। आज जो हमारी चल रही क्लास वो है वेब प्रोग्रामिंग की, तो मैंने यही हेडिंग दे दी। हमारा हेडिंग आ गया। इसके अलावा एक जो टैग मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है मार्क्यू टैग। ठीक है, इस टैग में बेसिकली होता क्या है, मैं रिफ्रेश करूँ तो उस वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि टैग के अंदर हमने कोई कंटेंट नहीं भरा, वो अभी खाली है। ये टैग बेसिकली यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए या किसी भी दूसरे कंटेंट के लिए डेटा को स्क्रॉल कराने के लिए। एक एनिमेशन इफेक्ट एचटीएमएल से कैसे डलता है वो मैं आपको भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दिस इज अ लेक्चर ऑन एचटीएमएल, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ना अगर मैं ये रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, यहाँ से ये जो है एक टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होता हुआ इस तरफ आ रहा है हमारा। मतलब वेबसाइट, वेब पेज के एक साइड से निकल के वो दूसरे साइड की तरफ जा रहा है और ये यहाँ पे डिसअपेयर हो गया। ना अगेन जो है ये वेब टेक्स्ट जो है वो
सेकेंड एंड से निकल कर आया। तो मार्क्यू टैग करता क्या है, बेसिकली ये एक एनिमेशन ऐड करने के लिए HTML के थ्रू ही, बिल्कुल रॉ प्रोग्रामिंग है HTML अगर मैं कहूँ, बहुत रॉ एकदम सूखे तरीके से आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, इस वक्त आपको कोई हाई चीज़ नहीं पता। इसमें भी अगर मुझे एनिमेशन ऐड करना है तो किस तरीके से करूँगा, तो ये छोटे मोटे कुछ टैग्स वगैरह हैं जो अब उतने पॉपुलर नहीं है, बट अगर आपने गवर्नमेंट की वेबसाइट कभी विजिट की होगी, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की, वहाँ पे ये काफ़ी यूज़ होता है। जो पुराने वेबसाइट्स होते हैं उनका कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो मार्क्यू लगा के चला देते हैं कि न्यू रिलीज डेट इज़ दिस दिस दिस। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, मार्क्यू टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो में हम देखते हैं कि वो क्या क्या है। ठीक है, सो सबसे पहला जो इसका एट्रीब्यूट है मार्क्यू टैग का, वो है डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या करता है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूं, ठीक है, मैं स्क्रीन के इस साइड को अगर मैं अपना लेफ़्ट मान लूँ और इस स्क्रीन को मैं राइट मान लूँ, तो टेक्स्ट जो है राइट साइड से टेक्स्ट निकल कर लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन में हम ये बता सकते हैं कि वो टेक्स्ट जो है वो किस तरफ से मोशन करेगा, मूवमेंट उसका कहाँ से होगा। अगर मैं यहाँ डालता हूँ अप, चार ऑप्शन आपको मिलते हैं बिल्कुल आपके कीबोर्ड की तरह, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट। अगर मैं अप डालता हूँ और अब मैं पेज रिफ़्रेश करूँ, तो देखो ये ऊपर की तरफ टेक्स्ट जा रहा है, नीचे से निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है ये टेक्स्ट। तो ये एक इफ़ेक्ट है। सेकंड, अगर मैं इसको डाउन कर दूं, तो अब देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहले ये ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे लेफ़्ट राइट, अभी राइट से लेफ़्ट जा रहा था, एक बार हम इसको लेफ़्ट की तरफ करके देखते हैं। ओके, यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, मैं इसको राइट करके देखता हूँ। अब देखो, अब ये जो टेक्स्ट है इस तरफ से निकल के आया, इसकी ओरिजिन क्या हो गई, लेफ्ट साइड हो गई और राइट की तरफ जा रहा है। तो ये चार डायरेक्शन जो है आप मार्क्यू में एक एट्रीब्यूट के तौर पे पास करके अपने टेक्स्ट में एनिमेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ इसमें इसमें एक और दो तीन, हालांकि इसमें काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं फ़िलहाल एक दो और आपको बताता हूँ। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है बिहेवियर का। ठीक है, बिहेवियर एट्रीब्यूट। अभी जो बिहेवियर एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, पहला वैल्यू होता है स्क्रॉल। ठीक है, जो कि इस टेक्स्ट को अभी वही कर रहा है, टेक्स्ट ये स्क्रॉल कर रहा है लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, अप एंड डाउन या डाउन टू अप। तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अगर कहें हम कि किसी भी मार्क्यूल टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, तो आंसर होगा स्क्रॉल होता है। दूसरा एक बिहेवियर है इसका अल्टरनेटिव। ठीक है, इस बिहेवियर में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं एक बार, इस पूरे एनिमेशन को कंप्लीट होने देते हैं। ये जो अपनी हमारी जो लाइन है वो लेफ़्ट से निकली, वो राइट को जा रही है। ठीक, अब देखते हैं कि पहुंचने पे क्या होता है। ओके, कोई ख़ास इफ़ेक्ट हुआ नहीं, वो वापस निकल के आ गया। हालांकि ये होना चाहिए था, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग वगैरह शायद कुछ मिस्टेक की है। ओके, अल्टरनेटिव नहीं होता है, होता है अल्टरनेट। सॉरी, यहाँ पे मेरा मिस्टेक था। सो अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब टेक्स्ट जो है वो हमारे लेफ़्ट साइड से निकला है, अभी जा रहा है राइट की ओर। वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके, अभी भी ये वर्क नहीं किया। कहीं तो मिस्टेक हुई है। ओके, बिहेवियर में मैंने यू डाला है। ये स्पेलिंग मिस्टेक से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करेंगे, तो HTML में लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना है। नाउ अब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट से निकल राइट को जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट
तक गया, उसको बाउंस बैक करके वापस आ गया, लेफ्ट की तरफ आ रहा है वो। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले वो राइट की तरफ कंप्लीटली जाके वहाँ डिसअपेयर हो रहा था, वापस लेफ्ट से निकल रहा था। बट अब ये ओरिजिन नहीं हो रहा, लेफ्ट से राइट को गया, राइट को टकरा के वापस लेफ्ट की आया, राइट और फिर लेफ्ट को आके वापस बाउंस करके राइट की तरफ जा रहा है। तो ये इसका बिहेवियर है कि हम ये एनिमेशन कैसा चाहते हैं कि एक तरफ से निकले, दूसरे की तरफ एंड हो जाए, फिर लूप तौर पे निकलते रहे, चलते रहे, और अल्टरनेट में क्या हो रहा है कि वो बाउंस कर रहा है लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ठीक, तो ये कुछ बिहेवियर हैं। इसके अलावा मार्क्यू के और भी एट्रीब्यूट्स हैं। एक स्पीड एट्रीब्यूट है कि जो टेक्स्ट है जिस हिसाब से मोशन कर रहा है, तो आप इसका स्पीड जो है वो फास्ट या स्लो कर सकते हैं। वो आप देखिएगा प्रैक्टिस करके कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक जो है हमारा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि लेट सपोज जो टेक्स्ट है हमारा, इस टेक्स्ट की जगह अगर मैं मार्क्यू में इमेज ऐड करूँ तो क्या होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ से ये कुछ 3-4 इमेजेस सेव करके रख लेता हूँ, और इसको मैं इन सारी इमेजेस को हम अपने मार्क्यू में ऐड करके देखेंगे कि क्या होता है बेसिकली। सारी फाइल जो है हमारी, मैं एसेट्स में इमेजेस के अंदर रखता हूँ इसको, लॉर्ड ड्रामा, एक इमेज ये हो गया, एक ये इमेज ले लेता हूँ मैं, इसका नाम जो है थोड़ा सा इजी कर देता हूँ क्योंकि मुझे टाइपिंग में फिर आसानी हो। मैं इसका नाम मैंने रीनेम करके 2 रख दिया। एक ये इमेज में ले लेता हूँ, इसका नाम मैंने 3 रख दिया। ठीक है, फिलहाल मैं 3 इमेज लेता हूँ, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इमेज टैग यूज़ करेंगे अगर हमें इमेज इंसर्ट करना होता है तो। नाउ वी फाइंड द सोर्स क्या होगा हमारा, हमारी इमेजेस कहाँ थी, वेब प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा फाइल है मेन फाइल। तो हमें मेन फाइल से एड्रेस देना होता है हमेशा सोर्स में। जब भी हम फाइल की सोर्स देते हैं किसी दूसरे फाइल की, तो अपने मेन फाइल से काउंट करते कहाँ है, तो मेन फाइल के बाजू में, मेन फाइल जो हमारा मेन फाइल है उसके बाजू में एसेट्स नाम का फोल्डर है। तो सबसे पहला एड्रेस जो है हमारा हो गया एसेट्स। ठीक है, अब हमें पता है उसके अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आईडी ने भी हमें सजेस्ट कर दिया, अगर विजुअल कोड ने भी हमें सजेस्ट कर दिया कि एसेट्स के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो एसेट्स के अंदर इमेजेस नाम का एक फ़ोल्डर है, तो इमेजेस पे क्लिक कर दो, इमेजेस आ गया। फिर उसने और सजेस्ट कर दिया कि इमेजेस के अंदर ये इमेजेस हैं टोटल 2.jpg, 3.jpg, lordrama.wep, sora.png। तो हमें बेसिकली ये इमेज चाहिए, तो एक एक करके हम सब सेलेक्ट कर लेते हैं। एक और इमेज टैग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, साथ से क्या हो जाएगा हमारे एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर। ठीक है, एक और इमेज टैग हम यूज़ कर लेते हैं, बाहर उसने सजेस्ट नहीं किया, चलो अब आ गया lordrama.wep। मैं इनकी जो विड्थ है वो थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, मैं इनकी 200 कर देता हूँ सबकी। ताकि पूरा स्क्रीन फिल ना हो जाए, थोड़ा अच्छे से इफेक्ट जो है वो निकल कर आए। ठीक है, ये हमने कोड कर दिया। अब देखिए, अब जो था, अब हमारा टेक्स्ट जो था वो सिर्फ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर रहा था। अब हमने उसमें 3 इमेजेस डाल दी। अब 3 इमेजेस डाल के ये अच्छा सा एक इफेक्ट बना दिया। तो ये छोटे छोटे एनिमेशंस हैं, छोटे छोटे टैग हैं, इनका यूज़ करके आप काफ़ी सारे इफ़ेक्ट बना सकते हो। मैं एक चीज़ बहुत सीरियसली जो मैं सबको बोलता हूँ वो ये कि कंप्यूटर साइंस इज़ अ वर्क ऑफ क्रिएटिविटी, है ना। कोडिंग प्रोग्रामिंग जानने वाले लोग लाखों करोड़ों लोग हैं इस वक्त, और भी लोग नए नए सीख रहे हैं। बट कोई अच्छा सस्टेन करने वाला कौन होता है, जो क्रिएटिव होता है, जो कुछ सोच पाता है। तो बेसिकली आप में अगर क्रिएटिविटी है, कोडिंग सब सीख जाएंगे। वो कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, वो एक फॉर्मेट है और वो उस पर प्रैक्टिस कराकर हर सब कुछ सिखाया जा सकता है। बट क्रिएटिविटी जो है वो सबको सिखाई नहीं जा सकती। वो एक क्रिएटिव माइंडसेट आपको तैयार करना होगा कि
मार्क्यू जो है वो मुझे भी आता है, मार्क्यू मैंने आपको भी टैग सिखा दिया, मैंने दूसरों को भी सिखा दिया। बट उस मार्क्यू का यूज़ करके कोई कितनी अच्छी चीज़ बना सकता है, कोई कितना अच्छा इफ़ेक्ट बना सकता है अपने वेबसाइट के लिए, ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो ये हमारा मार्क्यू टैग हो गया। इस पर हमने टेक्स्ट डाल के भी देख लिए, इमेजेस डाल सेट करके भी देख लिए कि वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। नाउ मार्क्यू में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें एक स्पीड नाम का भी एट्रीब्यूट है, तो वो आपको जो है वो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब जो है, अब मैं आपको एक ओके, ये हमने मार्क्यू कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे मान लो इसका कलर सेट करना है, इसका बैकग्राउंड सेट करना है। किसका? अपने वेबसाइट का। फिलहाल मैं अपने वेबसाइट का करके दिखाता हूँ। उसके लिए एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने भी सजेस्ट कर दिया मुझे, आईडी ने भी। मैं बीजी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, बीजी कलर वो रेड साइन दिखा रहा है। बैकग्राउंड कलर फॉर द डॉक्यूमेंट, दिस मैटर इज नॉन कन्फर्मिंग, यूज CSS प्रॉपर्टी ऑन द एलिमेंट इंस्टेड। तो एक जो है मुझे यहाँ पे रेड कलर होकर आया कि वो एरर है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, ऐसा उसने शो किया आईडी ने। इसके अलावा मैसेज भी मुझे डिस्क्राइब कर रहा है कि बैकग्राउंड कलर फॉर द डॉक्यूमेंट दिस मैथड इज़ नॉन कन्फर्मिंग। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि बीजी कलर और इस तरीके के जो एट्रीब्यूट्स थे वो इस एस्टिमल से हटा दिए गए हैं। अगर मैं करंट वर्जन ऑफ एस्टिमल की बात करूं तो इस वक्त एस्टिमल का 5th वर्जन चल रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करें करंट वर्जन ऑफ एस्टिमल तो आपको आएगा एस्टिमल 5। यानी सबसे पहले एस्टिमल था, फिर एस्टिमल 2 आया, एस्टिमल 3 आया, एस्टिमल 4 आया, एस्टिमल 5 इस वक्त चल रहा है। तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं बिजी कलर वगैरह वो एस्टिमल 4 तक थे, उनको उसके बाद हटा दिया गया। दैट्स वाई ये जो है एरर शो कर रहा है कि ये एस्टिमल 5 में नहीं है। एस्टिमल 5 में अगर आपको सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो आप CSS का यूज़ करिए, ऐसा मुझे एरर मैसेज वहाँ शो हुआ। ठीक है, तो कलरिंग वगैरह का जो डेकोरेशन है वो उसके लिए CSS जो है वो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई थिंक हो सके तो मैं इसी लेक्चर में उसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही दूँगा। तो फ़िलहाल जो है ये मार्क्यू ये हमने कवर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज़ मुझे कोई वीडियो अपने वेबसाइट में जो है वो एम्बेड करना है। ख़ास करके मान के चलते हैं कि यूट्यूब का वो वीडियो है, तो वो वीडियो अगर जो मुझे अगर वेबसाइट में अपने लगाना है तो वो मैं किस तरीके से लगाऊंगा ये दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना है यूट्यूब या कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब के, जैसे डेली मोशन है और भी आई थिंक Vimeo है, इस तरह के और भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर उनका जो वीडियो है अगर आपको एम्बेड करना है अपने, तो चलिए ये क्रूड्स का एक ट्रेलर आया है। मैं इसको चाहता हूँ कि मैं ये जो ट्रेलर वीडियो है इसको अपने वेबसाइट पे एम्बेड कर दूँ। तो यूट्यूब क्या करता है कि हर वीडियो के पास में आपको शेयर का ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो आपको कहाँ कहाँ शेयर करना है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ईमेल, बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें आपको मिल जाएंगे। बट आपको इसमें से ऑप्शन चूज़ करना है एम्बेड। एम्बेड क्या होगा बेसिकली, उसने यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी HTML की कोड मिल गई है। ये आई फ्रेम नाम का टैग है। ठीक है, आई फ्रेम नाम का टैग ओपन हो रहा है, आई फ्रेम टैग जो है वो क्लोज हो रहा है यहाँ पे। इसके एट्रीब्यूट्स हैं विड्थ, हाइट, सोर्स एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऐसे मल्टीपल अलाउ एट्रीब्यूट है। तो ये सिंपल सा कोड जो है आपको यहाँ से कॉपी करना है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करें तो भी कॉपी हो जाएगा। और आपको अपने वेबसाइट में जाना है और जहाँ पर भी आप इसको डालना चाहें सेम जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है। तो ये आई फ्रेम जो है मेरा यूट्यूब सोर्स में यहाँ पे यूट्यूब वीडियो की लिंक डाली हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ अपने पेज को, तो यहाँ पे मेरे पेज पे मेरे वेबसाइट पे यूट्यूब का जो प्लेयर है वो पूरा क्रिएट होके आ गया है और इसमें क्रूड का ट्रेलर का वीडियो है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो इमेजेस हैं, जो वीडियो यूट्यूब वीडियो प्लेयर्स हैं, ये इस तरीके से एम्बेड किया जाता है। अगर मान लो इसका जो हाइट एंड विड्थ है इस प्लेयर का, मुझे उसको अगर बढ़ाना है तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं विड्थ एंड हाइट के।
मैं इसको जो है विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, मैं 760 कर देता हूँ और हाइट जो है वो 415 कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसको रिफ़्रेश करके, तो ये देखेंगे पहले से बड़ा प्लेयर आ गया मेरे पास, विड्थ भी ज़्यादा है एंड हाइट भी बढ़ गई है इसकी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यूट्यूब का प्लेयर, इसके अलावा कोई भी लेट सपोज मैं बात करता हूँ डेली मोशन का कोई वीडियो है मुझे डेली मोशन पे मैं जाता हूँ, ये सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, डेली मोशन है, यूट्यूब है, वीमो है, इसके अलावा और भी हैं। अगर मान लीजिए मुझे ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये इंडिया चाइना स्टैंड अप का जो वीडियो है ये मैं यहाँ से लेता हूँ। ओके, यहाँ पे जो प्लेन वाला आइकन है ये शेयर का बटन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऑप्शन देखूँ तो फेसबुक, ट्विटर, कॉपी लिंक और लास्ट में है एम्बेड वीडियो। ये HTML का सिंबल है, अगर आप कभी भी देखें इस सिंबल को कहीं पर भी, कि यहाँ पे ब्रैकेट जो है ओपन एंगल ब्रैकेट ओपन है और एंगल ब्रैकेट क्लोज है, साथ में स्लैश है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ HTML है एक तरीके से। तो मैं अगर एम्बेड वीडियो पे क्लिक करूँ तो ये मुझे पूरा का पूरा जो है HTML कोड मिल गया। एक div नाम का टैग है, ठीक है, उस पर स्टाइल एट्रीब्यूट लगा है, सोर्स एट्रीब्यूट लगा है, आई फ्रेम भी टैग इसके अंदर यूज़ हुआ है। तो ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको आपको जाना है, मैं इसको फ़िलहाल बंद कर दूँ। इसको अपने वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट की कोडिंग जहाँ पर भी हो वहाँ पेस्ट कर देना सिंपली। ठीक है, ऑटो सेव पे कर रखा हमने फ़िलहाल, तो वो अपने आप सेव हो जाएगा। पेज पे आया, उसको रिफ़्रेश किया, यूट्यूब का प्लेयर हमारा लोड हुआ। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सेम जो वीमो का प्लेयर सॉरी डेली मोशन का जो हमारा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ का हमने वीडियो लिया था वो हमारे फुल स्क्रीन पेज पे यहाँ पे आ गया। अगर ये सारे पूरे प्लेयर के साथ आया, मैं अगर इसको चाहूँ फुल स्क्रीन करके देखूँ, मैं अगर इसको चाहूँ तो मैं इसको म्यूट कर सकता हूँ, मैं इसको कहीं से भी सिक बार का यूज़ करके आगे फॉरवर्ड कहीं भी आगे पीछे कर सकता हूँ। तो पूरा फीचर जो डेली मोशन का था वो मुझे मेरे वेबसाइट पे मिल रहा है। सेम चीज़ यूट्यूब के भी सारे फीचर जो मैं यूट्यूब पे मिल रहा था वो सिर्फ इस एम्बेड करने से, सिंपल एक लाइन का कोड है, अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक लाइन का कोड है और इससे जो है पूरी फीचर जो है वो मुझे मिल गई है। तो यहाँ डेली मोशन का जो प्लेयर आप देखेंगे तो पूरी हाइट एंड विड्थ बहुत अटैच करके पूरा स्क्रीन कवर कर लिया है यहाँ पे। क्यों, यहाँ कोड में अगर देखेंगे विड्थ जो है वो 100% में दिया इन्होंने। आप जो है वैल्यूज़ जो है हाइट एंड विड्थ की वो दो तरीके से दे सकते हैं। मेनली मैंने आपको पिक्सल बताया था। दूसरा एक हाइट और विड्थ देने का जो वैल्यू देने का तरीका है वो परसेंटेज में, कि मैंने 200 पिक्सल्स बोल दिया या मैंने कहा कि इसका जो विड्थ होगा वो सिर्फ 60% डालो और इसकी जो हाइट है उस हाइट को भी 60% कर दो। तो बेसिकली 16% का मतलब क्या हुआ कि ये स्क्रीन की जो भी साइज़ हो, अगर मैं फ़ोन पे खोल रहा हूँ तो फ़ोन के हिसाब से, अगर मैं बड़े लैपटॉप पे खोल रहा हूँ तो बड़े लैपटॉप के स्क्रीन के हिसाब से, अगर ये छोटा लैपटॉप है 13 इंच 11 इंच का तो उसके स्क्रीन के हिसाब से जो भी स्क्रीन का एरिया है उसके 60% विड्थ ले लो और उसका 60% हाइट ले लो। इस प्लेयर के लिए कोड के हिसाब से ब्राउज़र को यही समझ में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, ओके, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए हैं। बेसिकली होता क्या है, कई बार हमारे जो कोड हैं वो ब्राउज़र अपने पास सेव कर लेता है, तो आप मल्टीपल रिफ़्रेश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेव की हुई, प्रीवियसली सेव की हुई डेटा को ही ले आ देता है वापस। तो अगर आपको चेंजेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर मल्टीपल चेंजेस, तो हार्ड रिफ़्रेश करना चाहिए। हार्ड रिफ़्रेश कैसे होता है, जो मैक है, मैक में कमांड शिफ्ट और आर, कमांड शिफ्ट और आर से हार्ड रिफ्रेश होता है। बेसिकली हार्ड रिफ्रेश में होगा क्या कि जो भी डेटा, जो भी स्क्रिप्ट, जो भी चीज़ें लोड की हुई होंगी ब्राउज़र ने उसको अपने लोकल स्टोरेज में सेव किया होगा, ब्राउज़र में कैश बना के सेव किया होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और वो हर चीज़ फिर से वो लोड करता है। तो जिसकी वजह से प्रीवियस जो डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नया डेटा, फ्रेश डेटा आपको अपने पेज पे दिखेगा। बट फ़िलहाल हार्ड रिफ्रेश करने के बाद भी ये जो प्लेयर है वो अभी भी 100/100 में ही है। तो उसका रीज़न मैं अगर देखूँ
तो यहाँ CSS का कुछ कोड है, स्टाइल टैग के अंदर है, स्टाइल एट्रीब्यूट है डिवीज़न पे, उसमें ये कुछ यूज़ हुआ है। और यहाँ पर भी, यहाँ पे हाइट जो है वो 100% दिया हुआ है डायरेक्ट, उसकी वजह से जो है हमारा वहाँ काम नहीं कर रहा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60% स्क्रीन की विड्थ एंड 60%, ये मैं इसको पूरा इसको, तो मेरा पूरा स्क्रीन इतना है, उसके 60% विड्थ इस प्लेयर को मिल गया, हाइट मिल गया, एंड वही 60% विड्थ में भी उसको मिल गया। ये 40% यहाँ से ब्लैंक है, 40% यहाँ से ब्लैंक है। तो ये जो कोड हमने HTML में किया है एक लाइन का, ब्राउज़र उसको रीड करता है। उसके पास जो है फीडेड ग्रामर है कि अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने हाइट 60% किया है तो आपको क्या करना है, 40% दिया है तो क्या करना है, 200 पिक्सल्स दिया है तो क्या करना है। तो उसके हिसाब से उसको रीड करता है और उस पर वो काम करता है। ठीक है, तो इमेजेस हमने कैसे ऐड करना है वो देख लिया। वीडियो अगर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर अपने वेबसाइट में लगाना है तो कैसे उसको कैसे करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऑडियो हमें जो है अपने वेबसाइट में कोई ऑडियो अगर अटैच करना है तो वो ऑडियो कैसे अटैच होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है मैं कोई MP3 ऑडियो मुझे चाहिए होगी, शायद मेरे सिस्टम पे नहीं होगा। मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं कोई भी ऑडियो एक सर्च करके, ओके, मैं एक ये कन्वर्टर है, मैं इस वीडियो को ही ऑडियो में कन्वर्ट करके और वही ऑडियो यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। एडवर्टीजमेंट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख रहे हैं इस वेबसाइट पे, ये कितना बढ़िया लोडर, मैंने एक बटन था उस पर क्लिक किया, उसके बाद एक लोडर आ गया। नीचे भी मेरा प्रोसेस कितना कंप्लीट हुआ वो भी एक लोडर के तौर पे 100% दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही सिंपल सा, ये भी एक वेबसाइट है, बहुत सिंपल सा है, कोई खास नहीं है। यहाँ पे इसने एक इमेज दिखा दिया है, ये इमेज पूरा टैग है। अगर यहाँ से उठा के मैं देखूँ, ये इमेज है एक ओपन इमेज न्यू टैब, ब्राउज़र ने खुद आपको बता दिया कि ये इमेज है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज का एक टाइटल दे दिया गया है हेड 1 यूज़ करके। ये सारी चीज़ें जो हैं आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सब बनाया जा सकता है। ये जो सर्च का पूरा आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक इनपुट बॉक्स है, और सब इनपुट बॉक्स है। एक ये बटन आ गया आपके पास, मैं इसको फ़िलहाल मैं डाउनलोड करके आपको इसको दिखाते हैं। मैं इसको इमेजेस में ना सेव करके एसेट्स के बाहर रख लेता हूँ, इमेजेस के अंदर नहीं रखता। ठीक है, नाम काफ़ी बड़ा हो गया, मैं जो इसका नाम है यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं आप, सो test.mp3। ठीक है, अब अगर कोई ऑडियो जो है मुझे अपने वेबसाइट में लगाना है तो उसके लिए जो टैग आता है वो टैग है ऑडियो टैग। सिंपली आप टाइप करिए ऑडियो, उसके बाद क्या करना है, आपको देना है सोर्स। ऑडियो टैग भी क्लोज होता है, ओपन होता है एंड क्लोज होता है। इमेज टैग हमारा जो था वो सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। इमेज टैग के अलावा एक BR टैग था, वो भी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टैग हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, बट मोस्टली जो टैग्स हैं 90-95% जो टैग्स हैं वो ओपन होते हैं और साथ ही साथ क्लोज भी होते हैं। सो सोर्स में आपको सबसे पहले बताना है कि आपकी जो ऑडियो फाइल है वो कहाँ है। तो मेरी ऑडियो फाइल है एसेट्स के अंदर, एसेट्स के अंदर क्या है, test.mp3। ठीक, ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर अपने पेज को रिफ़्रेश करूं तो ये मेरे वीडियोस आ गए यहाँ पे। इसके नीचे यहाँ देखेंगे तो स्पेस एक खाली सा आ गया, बट हमारा ऑडियो प्लेयर कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ओके,
ठीक है। तो इसमें एक एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट्स का नाम है कंट्रोल्स। कंट्रोल एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बेसिकली जो है हमारे ऑडियो प्लेयर की सारी कंट्रोल शो करता है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये इधर हमारा कंट्रोल पूरा बन के आ गया। तो जो पहले शो नहीं हो रहा था बेसिकली, क्योंकि कंट्रोल्स उसके शो नहीं हो रहे थे, कोड में हमने कंट्रोल ऐड नहीं किया था। जैसे ही मैंने कंट्रोल ऐड किया तो अभी देखेंगे यहाँ पे प्ले बटन आ गया। प्ले करने पे सॉन्ग प्रॉपर प्ले हो रहा है और वो पॉज भी हुआ है। सेक बार भी आ गया, टाइम दिखा रहा है, मैं आगे पीछे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, इसको मैं म्यूट कर सकता हूँ, मैं इसके वॉल्यूम जो है इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ। तो ये पूरा प्लेयर जो है अपने आप जो है वो बना बनाया मुझे आ गया, सिर्फ एक कंट्रोल एट्रीब्यूट डालने से। तो सिर्फ एक लाइन का कोड है, आप उससे जो है वीडियो भी अपने वेबसाइट्स में अटैच कर सकते हैं, ऑडियो भी डाल सकते हैं, सारी चीज़ें सिर्फ एक एक लाइन की हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने फाइल की यहाँ पे लोकेशन इनको दे देनी है, वो खुद ब खुद एक क्रिएट होके आपके पास आ जाएगा। प्लेयर भी क्रिएट होके आ गया, यहाँ पे इमेजेस भी आपके लिए डायरेक्ट आ जा रहा है। हाइट एंड विड्थ उसकी सेट करके आप उसको ठीक तरीके से अरेंज करके अपने क्रिएटिवनेस की तरह शो कर सकते हैं। आप कितने क्रिएटिव हैं वो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ पे पूरा ऑडियो प्लेयर भी आ गया। तो ये कुछ टैग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और टैग जो मैं कवर करना चाहूँगा आज, वो था मेटा टैग। मेटा टैग बेसिकली लगता है हेड में। अब ये मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग जो है, मेटा टैग भी उन टैग में है जो कि सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने टाइप किया तो आईडी ने भी उसको क्लोज नहीं किया क्योंकि क्लोज नहीं होता है। मेटा टैग कम्प्लीटली जो टैग है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। हमारी वेबसाइट कल को लाइव होगी, एक सर्वर पे अपलोड होगा, गूगल पे कोई हमारी साइट को खोजे तो गूगल कैसे बताएगा, कैसे हमारे वेबसाइट को ढूंढेगा कि जो यूज़र सर्च कर रहा है वो हमारी ही वेबसाइट को सर्च कर रहा है, कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सो कुछ बेसिक मेटा टैग्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगता है टाइप करने में। मेटा टैग हेड टैग के अंदर इंसर्ट होता है, ठीक है। अब जो ये टैग है, मैं इनकी थोड़ी सी इंडेंट जो है, स्पेसिंग जो है वो ठीक करके अरेंज करके रखता हूँ, ठीक है। तो मेटा टैग का पहला टैग अगर मैं आपको बताऊँ तो कैरेक्टर सेट, यहाँ एट्रीब्यूट है कैरेक्टर सेट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेटा टैग मैंने आपको बताया कि जो भी मेटा टैग हैं, हम जितने भी, ये तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी और भी मेटा टैग होते हैं। तो इन 5 के अलावा, इन 5 का मतलब क्या है, बेसिकली ये 5 बहुत बेसिक से मेटा टैग हैं कि कैरेक्टर सेट UTF-8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम जो है जब भी सर्च इंजन ढूंढेगा, हमारी फाइल जब वो देखेगा तो सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट के सिर्फ मेटा टैग को रीड करता है, उसके अलावा बाकी किसी भी टैग को या कंटेंट को रीड नहीं करता। सर्च लिस्ट में बता रहा हूँ, बाकी वो रीड करता है बट दूसरे सर्कमटेंसेस में करता है, दूसरे कंडीशंस में करता है। फिलहाल हमने कैरेक्टर सेट डिफाइन करके ये बताया सर्च इंजन को कि मेरे वेबसाइट में जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं उनका टाइप क्या है, तो वो है UTF-8, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर सेट आते हैं, आप आगे चल के सीखेंगे। तो उसमें से एक इंग्लिश का नॉर्मल जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो टाइप है वो UTF-8 में आता है, ठीक है। UTF-8 में इमोजीज भी आते हैं, हिंदी टेक्स्ट भी आता है, तो बहुत कुछ आता है। जो भी नॉर्मल हम यूज़ कर सकते हैं वो सारे UTF-8 में कवर हो जाता है। उसके अलावा दूसरा जो मेटा टैग है उसमें एक है नेम एट्रीब्यूट और कंटेंट एट्रीब्यूट। नेम क्या है? नेम है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपको लिखना होता है अपने वेबसाइट के बारे में। चलो मान लो मेरा वेबसाइट है, एक ग्रॉसरी आइटम बेचने वाला एक वेबसाइट है मेरा, तो मैं लिखूँगा ग्रॉसरी प्रोडक्ट सेलिंग पोर्टल, ये मैंने नाम रख दिया। सेकंड मेटा टैग है, थर्ड मेटा टैग है, उसके भी एट्रीब्यूट है नेम एंड कंटेंट। नेम में आपको बताना है कि वो मेटा टैग किस काम के लिए है।
तो यहाँ नेम है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यानी वो सारे वर्ड, वो सारे स्टेटमेंट जिससे गूगल पे लोग आपको सर्च कर सकते हैं, किसी भी सर्च इंजन पे, सिर्फ गूगल ही नहीं, बिंग हो गया, याहू हो गया। तो मान लो मैं वो सारे कीवर्ड सोचूंगा, कोई मुझ तक पहुंच रहा है तो क्या लिखता होगा, ये आपको सोचना है। मान लिया मेरी दुकान का नाम है पीके ग्रॉसरी, ठीक है। तो कोई भी अगर जानता है मेरे दुकान को, तो गूगल पे अगर सर्च करना है मेरी दुकान के बारे में तो क्या लिखेगा, पीके ग्रॉसरी। तो मैंने यहाँ लिख दिया पीके ग्रॉसरी, एक कीवर्ड हो गया। दूसरा, हाँ, कीवर्ड्स में आप अनलिमिटेड कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जितने चाहें आप कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो फर्स्ट 10 कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, कि फर्स्ट 10 कीवर्ड्स को ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च इंजन ज़्यादा वैल्यू देता है। तो एक मान लिया मैंने कि लोग मुझे पीके ग्रॉसरी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। एक मुझे जान सकते हैं पांडे जी की दुकान, लेट्स सपोज लोग मुझे इस नाम से भी सर्च कर रहे हैं, तो मैंने वो कीवर्ड भी अपने वेबसाइट में डाल लिया कि भाई मैं इस नाम से भी फेमस हूँ, तो हो सकता है पॉसिबली लोग मुझे इस नाम से भी सर्च करें मेरी दुकान को। तो ये भी एज अ कीवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐसे ही मल्टीपल आप जितने चाहें कीवर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सारा जो मेटा टैग है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। तो पहले में हमने उसको बताया सर्च इंजन को कि हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है उसका कैरेक्टर सेट क्या है, किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं उसमें। दूसरे में मैंने बताया कि मेरे साइट का डिस्क्रिप्शन क्या है मेरे वेबसाइट का। तीसरे में मैंने कीवर्ड्स बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कि अगर इस कीवर्ड पे लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को, तो मेरे वेबसाइट को दिखाओ उन्हें, ठीक। ऑथर में हम क्या कर सकते हैं, ऑथर में हम गूगल को ये बता सकते हैं, सर्च इंजन को ये बता सकते हैं कि जो वेबसाइट है उसका ऑथर या ऑनर कौन है। तो मान लो ये वेबसाइट मैंने बताई है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया सीधा सीधा कि भाई इसका ऑथर जो है वो मैं हूँ, ठीक। उसके बाद एक टैग है व्यू पोर्ट। ये जो है व्यू पोर्ट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है ही, साथ ही साथ मेटा टैग जो है, व्यू पोर्ट का जो मेटा टैग है वो ब्राउज़र के लिए भी है। व्यू पोर्ट से ब्राउज़र को ये पता चलता है कि आपका जो कंटेंट है वो आपके डिवाइस के हिसाब से वो उसको एडजस्ट करता है, ठीक है। कैसे करता है, जब उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। यानी आपने जो वेबसाइट बनाया तो वो कंप्यूटर में और तरीके से खुलती है, मोबाइल में जब खुलेगा तो और तरीके से खुलेगा, टैबलेट जो खुलते हैं उसके स्क्रीन अलग होते हैं, उसमें किसी और तरीके से खुलेगा, अलग अलग स्क्रीन के फ़ोन्स में अलग अलग तरीके से खुलेगा। तो व्यू पोर्ट टैग जो है वो डिटेक्ट करता है पहले कि डिवाइस स्क्रीन की साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आपके वेबसाइट के कंटेंट को अरेंज करता है, शो करता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस की भी अलग से कोडिंग की जाती है कि जब स्क्रीन का साइज़ 200 पिक्सल हो, 400 पिक्सल हो, 600 पिक्सल हो, तब ये वाला कंटेंट की इस तरीके से दिखाना, उसकी विड्थ 40 कर देना, उसकी विड्थ 30 कर देना। उसकी भी मैं बात करूँगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाया जाता है। उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि जो खुद को अपने स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से जो वेबसाइट अपनी साइज़ को अरेंज कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ, इसमें देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि मोबाइल में कैसे खुलेगा, तो क्रोम में एक टूल होता है, उसको कहते हैं डेवलपर टूल। आप अगर ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ मोर टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगा डेवलपर टूल्स का, उस पर क्लिक करिएगा तो एक पैनल ओपन होकर आ जाएगा यहाँ साइड में, ठीक है। तो ये होगी मेरी वेबसाइट। अब ये पैनल क्या क्या बता रहा है, इस पैनल में सबसे ऊपर में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है सेलेक्ट बटन और दूसरा है डिवाइसेस का आइकन मिलेगा। ये आइकन का क्या कहना है, ये आपको दिखा सकता है कि पर्टिकुलर जो वेबसाइट आपने खोला है वो अलग अलग डिवाइसेस में किस तरीके से दिखेगा। तो हमें वही देखना है। तो ये मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, तो ये देखो ऊपर जो है यहाँ फ़ोन के बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कि गैलेक्सी S5 जो फ़ोन है W3 का, ये वेबसाइट उस फ़ोन में कैसा खुलेगा, तो ये इसने दिखा दिया कि उस फ़ोन में कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ ऊपर लोगो आएगा, लॉगिन बटन आएगा, ठीक है, सर्च बटन आएगा, टॉगल मेनू आ जाएगा साइड में। तो अगर मान लो चलो मैं करता हूँ कि भाई आईपैड जो प्रो है उसमें ये वेबसाइट किस तरीके से खुलेगा, तो ये देखो उसमें इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा। तो ये जो क्रोम का फीचर है ये डेवलपर्स के लिए है,
डेवलपर्स की हेल्प के लिए है कि जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो बनाते वक्त आप देख सकें कि आपका जो वेबसाइट है, आपका जो पूरा वेब पेज है वो अलग अलग डिवाइसेस पे कैसे खुलेगा। यहाँ इनफैक्ट आप इसको शेक करके भी देख सकते हैं, रोटेट करके देख सकते हैं कि ये जो था ये हमारा पोर्ट्रेट मोड था। मोबाइल मैंने बिल्कुल जब मोबाइल सीधी पकड़ी हुई है तब इस तरीके से खुलेगा। अगर मैं मोबाइल को लैंडस्केप कर दूँ, रोटेट कर दूँ, तो मेरा वेबसाइट किसी तरह से खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये गूगल का डेवलपर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में जाएंगे, जब मोर टूल्स में जाएंगे तो वहाँ आपको लास्ट में डेवलपर टूल्स मिलेगा, वहाँ से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये जो पेज है, ये पेज जो रिस्पॉन्सिवनेस कहने का मतलब है कि ये जो पेज है यहाँ कंप्यूटर में भी सही से आ रहा है, मोबाइल में भी अच्छे तरीके से खुल के आ रहा है। यानी ये जो वेब वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव यानी आप स्क्रीन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर ले रहा है, चीज़ें ख़राब नहीं हो, ऐसा नहीं हो रहा कि ओवरलैप हो रहा है, ये इमेज जो है ये बटन के नीचे आ गया, ये टेक्स्ट जो है वो इमेज के पीछे छिप गया, तो उसे कहते हैं ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं है। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आज जो है ये हमने कुछ मेटा टैग कवर किए, उसके बाद हमने इमेजेस मार्किंग में यूज़ करके देखा, आई फ्रेम देखा हमने, कैसे यूट्यूब के वीडियोस को एम्बेड करना है, ऑडियो कैसे अपने में वेबसाइट में डालना है, ये सारी चीज़ें सीखी। मेटा टैग एक चीज़ मैं अभी आपको मैं और दिखा दूँ। चलिए मान लीजिए मैं हमारी वेबसाइट खोलता हूँ इवल रैट, ठीक है। अब मेटा टैग का उस वेबसाइट में कैसे यूज़ है, तो अगर आप अपने किसी भी वेबसाइट के लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोम में, व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स क्या करता है कि उस वेबसाइट की पूरी कोडिंग दिखाता है, वेबसाइट की जो कोडिंग हुई है, ठीक है। तो वो उसका पूरा कोड आप देख सकते हैं, किसने लिखा है, अगर कोड तो कैसे लिखा है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो है HTML टैग शुरू हो रहा है, इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, वो धीरे धीरे आपको सीखना होगा प्रैक्टिस करके। इसमें मैं आपको मेटा टैग दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये 4 मेटा टैग हैं यहाँ पे। पहले में क्या है, पहले में बिल्कुल भाई कैरेक्टर सेट जो है वो इसने डिफ़ाइन किया है विलरेट के पेज पे कि भाई हम तो UTF-8 जो कैरेक्टर सेट है वो यूज़ कर रहे हैं। व्यू पोर्ट भी हमने यूज़ किया है कि जो हमारा वेबसाइट है वो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से अलग अलग तरीके से खुल के आएगा। तो उसके लिए ही हमने व्यू पेज यूज़ किया कि कंटेंट हमारा उसके हिसाब से अरेंज हो जाए, ठीक। उसके अलावा HTTP इक्विवेलेंट नाम का एक एट्रीब्यूट है। ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं डिवाइसेस के हिसाब से, कुछ ब्राउज़र्स के हिसाब से वो डिफ़ाइन किया हुआ है। वो डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो नेम डिस्क्रिप्शन, जो मैंने भी आपको यहाँ पे कोड में बताया था कि हम जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं मेटा टैग में, तो मैंने बताया था क्या देना है, तो अपने वेबसाइट के बारे में लिखना है। तो यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है कि बिल्ड योर ऐप, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एंड एनी टेक्निकल प्रोडक्ट विथ इवल रैट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये एक तरीके का डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया किसको, गूगल को, ऑपरेटिंग सर्च इंजन को। तो मैं चाहूँ यूट्यूब कोई याहू पे मुझे सर्च करे, बिंग पे सर्च करे, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो लोगों को शो हों। टैग्स, ठीक है, कीवर्ड कहूँ या टैग कहूँ बात बराबर है। तो हम इवल रैट ने क्या क्या टैग यूज़ किए हुए हैं कि कोई अगर गूगल पे इवल रैट सर्च करता है, कोई इवल रैट सर्च करता है, इस रैट में सिंगल टी है, इस रैट में डबल टी है। तो एक माइंडसेट जो है हम यहाँ पे पीपल का अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी ने सिर्फ मान लो एक ही टैग लिखा गूगल पे और सर्च कर दिया, किसी ने दोनों टैग सर्च कर दिया, तो दोनों के टैग के सर्च करने पे हमारा रिजल्ट आए, हमारा वेबसाइट उनको दिखे। किसी ने पूरा लिखा इवल रैट टेक्नोलॉजीज, किसी ने सिर्फ इवल रैट लिखा इस तरीके से, किसी ने इवल रैट इस तरीके से लिखा, किसी ने इवल रैट टेक्नोलॉजीज पूरा इस तरीके से लिखा, किसी ने लिखा सॉफ्टवेयर कंपनी, किसी ने लिखा बेस्ट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कितने सारे मल्टीपल कीवर्ड जो हैं इसमें आप देखेंगे असाइन किया हुआ है। ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन भोपाल, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन भोपाल। तो ये बेसिकली क्या है, ये मेटा टैग जो हैं ऑपरेटिंग सर्च इंजन को बता रहे हैं कि अगर इस तरीके का कोई कीवर्ड कोई सर्च करता है सर्च इंजन पर, गूगल पर, तो हमारी वेबसाइट भी उस लिस्ट में आए, ठीक। अब मैं मान लो इनकॉग्निटो में एक वेबसाइट खोलता हूँ, मैं यहाँ सर्च करता हूँ इवल रैट टेक्नोलॉजीज, और ये मैंने सर्च किया और मेरा पेज सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है गूगल में, एक बिल्कुल टॉप पे उसने दिखा दिया। बेसिकली हुआ क्या, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्ड योर ऐप्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्ड योर ऐप्स,
website, software and any technical product with Evilrat Technology is one of the best software company in India। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो पेज है वो हमने कहाँ लिखा था? इस मेटा टैग में अगर देखें, डिस्क्रिप्शन वाले मेटा टैग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट में, बिल्ड योर एप्स, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर एंड एनी टेक्निकल प्रोडक्ट विद Evilrat, वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। तो ये वही लाइन है जो हमने मेटा टैग के डिस्क्रिप्शन में लिखा था। वो गूगल जो है, वो सर्च इंजन जो है, वो आम लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही ठीक हर पेज की चीज़ें जो है यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरीके से जो है HTML में हम डिफ़ाइन करते हैं कि मेटा टैग के थ्रू हमारे वेबसाइट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, या आपको ऐसे कोडिंग में नॉर्मल ब्राउज़र में आप देखेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेटा टैग को अगर मैं अपने इस पेज में देखूँ, सर्च करूँ, तो यहाँ रिफ़्रेश करने से कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई कंटेंट शो नहीं हो रहा। तो ये कंटेंट कहाँ काम आता है? मेटा टैग वो आता है सर्च इंजन के टाइम पे, जो मैंने अभी आपको Evilrat का बताया। ठीक है, तो ये तो जो था, ये कुछ टैग्स थे जो मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल मैं आपको आज के लिए तो इस लेक्चर में मैं इतना रख रहा हूँ, बट मैं फिर सजेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये जितने भी लिस्ट ऑफ टैग्स हैं कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप एक बार वेबसाइट को खोलिए, हर किसी को ट्राई मार कर देखिए। आप लेट्स सपोज आप देखिए कि ब्लैक कोड जब मैं लिखूँगा, टैग लगाता हूँ तो क्या होता है, ठीक है, या क्या हो, अगर मैं बटन टैग लगाता हूँ तो क्या होता है, कैनवस टैग से मैं क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारे टैग हैं यहाँ पे। डिव टैग से क्या होता है, आउटपुट टैग से, रूबी टैग से, प्रोग्रेस टैग से, पिक्चर टैग है। इतने सारे टैग हैं कि आप प्रैक्टिस करते हुए थक जाएंगे। सो बेसिकली HTML का जो कोर्स है वो इस पूरे हफ्ते चलेगा। उसके भीतर जो है मेरी तरफ से आपको यही रहेगा कि आप इन सब की प्रैक्टिस करें, और जो लास्ट दिन सैटरडे या सैटरडे को हो सकता है कि लाइव जो है डाउट क्लास हो, संडे को आपकी जब टेस्ट होंगी तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुमकिन है उसमें पूछा जा सके कि 10 ऐसे टैग बताओ जो कि लेक्चर्स में नहीं पढ़ाए गए, वो आपने बाहर से सीखा है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी। ऐसे लेक्चर में बता देने से वो आपको हो सकता है एक बार समझ में आ जाए, बट आपको हमेशा के लिए दिमाग में नहीं बैठेगी वो चीज़। उसके लिए आप कंटिन्यूअसली सर्च करके सीखते रहिए। अगर अब कैसे सर्च करना है, मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए आपको अभी मैंने आपको बताया कि कोई दूसरे वेबसाइट का वीडियो, अगर कोई आपको यूट्यूब का वीडियो या टेलीमोशन का वीडियो अटैच करना है तो क्या करना होगा। अगर मान लीजिए आपका वीडियो आपके कंप्यूटर पे है, वो अगर आपको वेबसाइट में लगाना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए कैसे सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे हाउ टू ऐड वीडियो इन HTML। ये आपने सर्च कर लिया, W3 स्कूल्स का पहला एक लिंक आ गया HTML वीडियोस पे। ये मैंने खोला और यहाँ पे मुझे एक कोड मिल गया है एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या कर रहे हैं, वीडियो टैग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने सोर्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखा है। वीडियो टैग के अंदर एक सोर्स टैग है। सोर्स टैग में उन्होंने बताया है इमेज का फाइल का नाम, जो भी हमारी फ़ाइल है। उसके अलावा इन्होंने एक यहाँ लिखा कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो उस ब्राउज़र में कोई हो सकता है बहुत आउटडेटेड फ़ोन यूज़ कर रहा है, उसमें बहुत आउटडेटेड ब्राउज़र है जिसमें वीडियो चलने का फ़ीचर ही ना हो, तो उन ब्राउज़र्स में अगर कोई हमारा वेबसाइट खोले तो ऐसा ना हो कि उसको ब्लैंक पेज दिख रहा है, कुछ मैसेज तो दिखाएं कि जो आप देखना चाहते हो क्यों नहीं दिख रहा। तो अगर उसमें वीडियो शो अगर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तो उसको ये मैसेज दिखेगा कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, और जिसमें सपोर्ट कर रहे होंगे उसको वीडियो प्ले होकर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको जो कुछ भी बनाना हो आप सीधा सर्च करिए, आपको एग्जैक्ट कोड मिल जाएगा। सीधा यहाँ से आपने कॉपी किया, उसको अपने साथ ले जाइए, एडिट करिए। सोर्स में आपको बस फाइल का नाम चेंज करना होता है, हाइट एंड विड्थ में आपको जो हाइट चाहिए, जो विड्थ चाहिए वो सेट करिए, और आप अपने वेबसाइट में उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे पता भी चल जाएगा कि वो एट्रीब्यूट, ये जो टैग है उसका क्या काम है, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सर्च करके उसको पढ़ते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो इस आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे की चीज़ें और बताऊँगा।